हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने अभिक्रिया के क्वेश्चन नंबर 4.7 देख रहे थे हम, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि अभिक्रिया का दर नियतांक। तो हम जब 4.7 क्वेश्चन देख रहे थे तो उसमें था अभिक्रिया के वेग नियतांक पर ताप की निर्भरता को समझाओ। तो मैंने एक समीकरण तो आपको दी थी, के बराबर ए ई अपॉन आर टी, और मैंने कह दिया ताप बढ़ाते हैं तो दर नियतांक के का मान बढ़ता है आर्यनीय समीकरण के अनुसार। फिर मैंने इसी को सॉल्व करके एक समीकरण ये लाया था, log 10 के बराबर log 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, ये समीकरण ये लाया था। तब मैंने कहा था ताप बढ़ाते हैं तो ये पूरा मान क्या होता है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी का मान क्या होता है, कम होता है, जिससे log k का मान log 10 k का मान बढ़ेगा। ऐसे भी बोला था। अब बात ये आती है कि इसको मैंने ग्राफ से भी समझाया था, लेकिन इसको समीकरण थर्ड भी नाम दिया था। लेकिन जब हम सॉल्व कर रहे थे log 10 k2 बटा k1 बराबर फिर हमने लिखा था ई ए अपॉन आर टी ही लिखा था, आर 1/T2 माइनस 1/T1। हम यहाँ 2.303 को खा गए थे, तो यहाँ 2.303 भी चलेगा। मेरे नोट्स में मैंने लिख लिया था, मैंने बोला नहीं था, बोर्ड पर नहीं लिखा। ठीक है, तो ये चलेगा। ये एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी कि सर वो 2.303 कहाँ उड़ गया बीच में से, तो वो 2.303 चलता ही रहेगा। तो ये आएगा। तो इससे आप क्वेश्चन किए होंगे आपने और भेजे भी हैं, तो वो बढ़िया है, सही है। तो मैंने आप बता दिया, या तो आप यहाँ log ई लिख लेना या फिर यहाँ 2.303 यूज लेना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ताप का प्रभाव हमारे समझ में आ गया, आर्यनीय सिद्धांत समझ में आ गया। अब एक और सिद्धांत है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, संक्रमण अवस्था सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है कि एक अभिक्रिया कैसे प्रोसीड होती है। तो इसमें जैसा हम इस पे विचार करते हैं कि भाई H2 प्लस I2 ये अभिक्रिया प्रोडक्ट बनाती है 2HI। तो ये बताता है कि ये अभिक्रिया सीधे ऐसे ही नहीं होती। इसमें सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध टूटता है, और आयोडीन के मध्य जो बंध है वो टूटता है, और बीच में पहले जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है और आयोडीन है, तो इनके मध्य बंध तो टूटता है, तो टूटता हुआ दिखाएंगे, और इनके मध्य नया बंध बनता है, तभी तो ऐसा ही बनेगा, तो बनता हुआ दिखाएंगे। तो ये बीच में एक इंटरमीडिएट मध्यवर्ती हमें क्या प्राप्त होती है, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, और ये अस्थायी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, अस्थायी होती है, और ये टूटकर फिर क्या दे देती है हमको, उत्पाद दे देती है, जो यानी 2HI हमें मिल जाता है। यानी ये रिएक्टेंट है ये, और ये प्रोडक्ट है, और बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट हमें मिलती है। इसको हम अगर अभिक्रिया को ऐसे लिखें, ग्राफीय रूप से समझें, तो ऐसे समझ सकते हैं कि संक्रमण अवस्था सिद्धांत के अनुसार अगर हम अभिकारकों की ऊर्जा और निर्देशांक, यहाँ तो लेते हैं अभिक्रिया निर्देशांक, और यहाँ लेते हैं ऊर्जा, तो
सबसे पहले अब ये कैसे अभिक्रिया निर्देशांक, कैसे अभिक्रिया प्रोसीड होती है तो उसको समझो। तो मैंने पहले रिएक्टेंट कौन है मेरे पास, H2 क्या इनकी ऊर्जा H2 प्लस I2 की ऊर्जा मैं इतनी मानता हूँ, ये इनकी एनर्जी है, यानी रिएक्टेंट एनर्जी हो गई है। और रिएक्टेंट क्या सब, फिर मैंने महावीर सिखाया था टक्कर सिद्धांत में, क्या सभी का अभिकारकों के पास उतनी ऊर्जा होती है क्या कि वो अभिक्रिया कर सके? सभी अणु भाग नहीं लेते ना, केवल कौन से अणु भाग लेते हैं अभिक्रिया में, जिनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होती है, जिस ऊर्जा को हम बोलते हैं दहली ऊर्जा। तो ये इस तरह कौन सा, ये हो गया आपका दहली ऊर्जा स्तर। दहली ऊर्जा वो ऊर्जा है जिसे प्राप्त करके अभिकारक अणु उत्पादन का हिस्सा बनते हैं। तो अभी H2 और I2 के पास इतनी ऊर्जा नहीं है, तो ये अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और अपनी ऊर्जा को कितना बना लेते हैं, दहली ऊर्जा। अब इनकी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा इनको चाहिए, तो ये ऊर्जा क्या कहलाती है जो इनको चाहिए होती है, सक्रिय ऊर्जा। वेरी गुड, ये यहाँ पूछा जाता है सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। तो अभिकारक अणुओं को दहली ऊर्जा के बराबर आने के लिए या सक्रिय होने के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, E से दिखाते हैं। और यहाँ बन जाता है H I, यानी ये कौन सी संक्रमण अवस्था प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद ये वापस किस में बदल जाते हैं, उत्पाद में HI की। और उत्पाद की ऊर्जा देखो क्या है, कम होती है अभिकारक से, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ तो क्या है, कम है, प्रोडक्ट की ऊर्जा क्या है, कम है। तो ये अंतर क्या है, ये अंतर क्या है, ये अंतर कहलाता है अभिकारक की ऊर्जा और उत्पाद की ऊर्जा का अंतर, ये कहलाता है अभिक्रिया की ऊष्मा डेल्टा H। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई, उनको वन बाय वन हम समझ लेते हैं और लिख भी लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये संक्रमण अवस्था सिद्धांत है, जिसके अंदर रिएक्टेंट पहले सक्रिय होते हैं और सक्रियत संक्रमण अवस्था प्राप्त करते हैं, फिर वो वापस उत्पाद में बदलता है। अब यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर ये जो अभी उत्पादक ऊर्जा होती है वो हमेशा अभिकारकों से कम होती है, कोई भी अभिक्रिया स्थायित्व की ओर जाती है। उसकी आवाज आएगी। तो हम लोग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस, हम यहाँ देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उन पे आते हैं हम। तो देखिए फर्स्ट तो इसमें ग्राफ पे क्वेश्चन बनता है कि दहली ऊर्जा, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले लिखा थी। एक बनता है सक्रियण ऊर्जा, इसका क्वेश्चन बनता है सक्रियण ऊर्जा क्या होती है बताओ, ऊर्जा E है। तो वह अतिरिक्त ऊर्जा जिसे प्राप्त कर अभिकारक अणु सक्रियत, इसको सक्रियत संकर भी बोलते हैं, सक्रियत संकर संकुल, ये भी नाम है इसका, सक्रियत संकर संकुल का निर्माण करते हैं, यानी यहां से यहां पहुंचते हैं, करते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। इसे किससे डिनोट करते हैं, ये से। सक्रियण ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल
या किलो कैलोरी पर मोल में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, रहने दो। तो एक तो ये डेफिनेशन थी, ये समझ गए होंगे अब आप। अच्छा, अब देखो सक्रियण ऊर्जा रिएक्टेंट की दे दे और प्रोडक्ट की दे दे, तो देखो कभी कभी क्वेश्चन कैसे आते हैं, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा, वेग जो होता है वो सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जानकारी भी आपको क्वेश्चन सोल्व कराएगी कि अभिक्रिया का जो वेग है वो सक्रियण ऊर्जा के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका क्या मीनिंग है, अगर किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होगी तो वेग कम होगा। अब देखो कैसे क्वेश्चन कहूं, क्वेश्चन ऐसे करें अपन, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया दर अधिक है। ऑप्शन ए बी है, सी है, और डी है नन। अब बताओ क्या टिक करने वाले वो इसके अंदर, सेकंड, कैसे बताया, जिसकी सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होती है उसका वो कम होता है, अधिक, इधर तो इसकी सक्रियण ऊर्जा ज्यादा है, कम है ना। बिल्कुल सही बताया इसने कि इस अभिक्रिया के अंदर सक्रियण ऊर्जा इतनी सी है, इसकी सक्रियण ऊर्जा ज्यादा दिख रही है, इससे तो ज्यादा दिख रही है ना, और इसकी सक्रियण ऊर्जा बहुत ज्यादा दिख रही है, तो सक्रियण ऊर्जा का मान इसमें सबसे ज्यादा है, तो वेग से कम होगा, फिर इसमें होगा वेग कम, और सब इसमें सक्रियण ऊर्जा का मान सबसे कम नजर आ रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया फास्ट होगी। ये कम तो रेट क्या होगी, ज्यादा होगी, यह अभिक्रिया सबसे तेजी गति से होगी। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, मैंने नमूना पेश कर दिया आपके सामने। अब देखो और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं ये कहूं कि इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा सक्रियण ऊर्जा का एक महत्व ये और है, सक्रियण ऊर्जा के आधार पर अभिक्रिया की प्रकृति को भी समझाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे समझाया जा सकता है, देखिए इसके अंदर हम देख रहे हैं, ये तो है क्रिया रिएक्टेंट की सक्रियण ऊर्जा, और ये किसकी है, प्रोडक्ट की सक्रियण ऊर्जा, और ये किसकी है, रिएक्टेंट की सक्रियण ऊर्जा। अब ज्यादा क्या है, प्रोडक्ट की सक्रियण ऊर्जा का मान रिएक्टेंट की सक्रियण ऊर्जा के मान से ज्यादा है, और हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ प्रोडक्ट की सक्रियण ऊर्जा ज्यादा है
तो रिएक्टेंट की सक्रियण ऊर्जा कम है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हुई, कम हो गई ना। और डेल्टा एच क्या होती है, डेल्टा एच होता है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा है। प्रोडक्ट की एंथैल्पी तो क्या है, कम, और रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा, अधिक। तो ये मान किस में आएगा, नेगेटिव में। तो डेल्टा एच का मान नेगेटिव किसके लिए होता है, नेगेटिव किसके लिए होता है। तो अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्मा ऊष्मा छेपी। तो सीधे से अब आपको छेपी का पता लगाना हो तो आप क्या देखोगे, अगर जब भी प्रोडक्ट की सक्रियण ऊर्जा का मान रिएक्टेंट की सक्रियण ऊर्जा के मान से अधिक होता है तो उस कंडीशन में डेल्टा एच का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा और अभिक्रिया ऊष्मा छेपी होगी। अब इसमें समझो ऐसे ही, इसमें समझो देखो, तो फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिल गया कि हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि जिसके लिए ईपी ईआर से ज़्यादा होगा उसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव आएगा और अभिक्रिया ऊष्मा छेपी होगी। अब देखो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये तो हो गई रिएक्टेंट की सक्रियण ऊर्जा और ये क्या हो गई, प्रोडक्ट की सक्रियण ऊर्जा। ज़्यादा कौन सा मान दिख रहा है, तो उल्टा हो गया, रिएक्टेंट की सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा है किससे, प्रोडक्ट की सक्रियण ऊर्जा से। तो और देखो अब किसकी एंथैल्पी ज़्यादा है, अब ऊर्जा किसकी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है ना, रिएक्टेंट की कम। तो प्रोडक्ट की तो ज़्यादा और रिएक्टेंट की कम, तो डेल्टा एच का मान क्या आएगा ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में एच पी ग्रेटर है एच आर से, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होगा तो अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्मा शोषी होगी। ऐसे क्वेश्चन 2016 में ग्राफ देके बोर्ड ने भी पूछे हैं, बोर्ड का जो एग्जाम है ना उसमें भी आए हैं। ये सर वहाँ पे भी प्रोडक्ट के ज़्यादा कर रखे हैं, यहाँ पे क्या कम है ना, प्रोडक्ट की कम लिखा है ना, ठीक है। अब सुनो और कैसे क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन इस तरह से भी आया था एक बार, A+B ठीक है। ऊर्जा अभिक्रिया है, डेल्टा एच की गणना करो, डेल्टा एच की गणना करनी है आपको इसमें, ठीक है, कि डेल्टा एच का मान क्या होगा। तो डेल्टा एच की गणना करो, तो डेल्टा एच अपन जानते हैं ये तो है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये है किसकी, प्रोडक्ट की एनर्जी। और डेल्टा एच कैसे निकलता है, डेल्टा एच निकलता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और वैसे हम जानते हैं कि जब ये अंतर कितना है 60 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतर कितना है 80,
तो ये कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं। अब हम जानते हैं कि ज़्यादा किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की क्या है, कम, तो नेगेटिव में आएगा ना ये, तो डेल्टा एच का मान आएगा -20 जूल। ऐसे हम अभिक्रिया की ऊष्मा की गणना भी कर सकते हैं। तो ये हमने हर पहलू को समझ लिया अभिक्रिया से रिलेटेड। अब हम एक लास्ट तीसरा कारक है उस पर आ रहे हैं, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव समझते हैं। तीसरा, उत्प्रेरक तुम 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, उत्प्रेरक होते क्या है? तो जो किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेकर उसके वेग को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग न लेकर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि ला देते हैं। तो सीधा सा बात है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो पहले तो उत्प्रेरक की परिभाषा कैटलिस्ट बोलते हैं। तो उत्प्रेरक की परिभाषा लिख लो, कैटलिस्ट वे पदार्थ जो कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु अभिक्रिया वेग में परिवर्तन ला देते हैं। उत्प्रेरक कहलाते हैं। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को तो बदलते हैं, यानी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित तो करते हैं। तो अगर ऐसे ऑप्शन आए ना कि निम्न में से कौन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, तो उत्प्रेरक उसमें हो तो वो तो आएगा ही आएगा। सांद्रता भी आएगा, ताप भी आएगा, तो उत्प्रेरक आएगा। अब सवाल ये उठता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कैसे करते हैं, क्यों बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को? तो इसका जवाब तुम में से किसी के पास है? नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभिक्रिया स्थल प्रदान करता है, जिससे अभिक्रिया शीघ्रपूर्ण हो जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग में परिवर्तन होता है। सुन लो भाई, हम जानते हैं कि एक रिएक्टेंट जो होता है वो इस पथ से जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये यहाँ सक्रियत संकर संकुल होता है, ये सक्रियण ऊर्जा होती है। ये है अभिक्रिया पथ। क्या है भाई? अभिक्रिया पथ है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, ठीक है। अब मैंने इसमें अभिक्रिया में क्या मिला दिया? उत्प्रेरक। तो अब ये अभिक्रिया एक नए पथ से होगी। ये अभिक्रिया का कौन सा पथ है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में नया पथ है। अब नए पथ की सक्रियण ऊर्जा क्या है? E⁴। और पूर्व पथ की सक्रियण ऊर्जा क्या थी? क्या थी? E⁴। हाँ भाई, तू एक्सपर्ट है,
कौन से पथ के अंदर सक्रियण ऊर्जा का मान ज्यादा है? कौन से पथ में सक्रियण ऊर्जा का मान ज्यादा है? इसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अरे इतनी सी है। और अभिक्रिया के उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में इतनी है। पहले तो तूने फटाफट बोला था पिछले क्वेश्चन में, तो अब इतनी सी देर में डिलीट मार दिए। ठीक है, तो ये बात है। यहाँ तो सक्रियण ऊर्जा ज्यादा है ना, तो इस पथ में कम अणु भाग लेंगे। वो ये मान लो जैसे अभिकारकों को भाग लेने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए, वही तो उत्पाद बना सकते हैं। तो इतनी ऊर्जा जिनके पास नहीं है, जिनके पास इतनी सी ऊर्जा है, अब ये वाला अणु यही ऊर्जा लिए हुआ है, तो ये क्या अभिक्रिया में भाग लेगा? सीधा एग्जाम्पल से समझो आप तो कि हम नीलकंठ जी चढ़ रहे हैं सीढ़ियों से, तो दर्शन कौन करेगा? जो बिल्कुल पूरा चढ़ जाएगा। अब कईयों की ऊर्जा रास्ते में ही टाइम फिस हो गए, ठीक है, रास्ते में खत्म हो गई, तो क्या वो दर्शन लाभ ले पाएंगे? लेकिन मान लो उनको भी दर्शन कब मिल सकते हैं? जब नीलकंठ जी नीचे आ जाए। नहीं है क्या? अगर नीलकंठ जी नीचे आ जाएंगे तो उनको भी दर्शन लाभ हो जाएगा कि नहीं? अब वो अणु जो नीचे भटक रहे थे, सीढ़ियों पर ही पड़े थे, उनसे पूछा भाई क्यों नहीं करे दर्शन, तो वो कहे ऊर्जा खत्म हो गई, अब नहीं चढ़ पा रहे। तो अब वो भी इस पथ में, तो वो भी हो गए ना, पथ बदल गया। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिन अभिक्रिया, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि क्यों ला देते हैं? क्योंकि अभिक्रिया को एक नया पथ प्रदान करते हैं जिसकी सक्रियण ऊर्जा पूर्व पथ की तुलना में कम होती है, जिस पथ में ज्यादा अणु सक्रिय होकर अभिक्रिया उत्पाद बना सकते हैं। तो लिखें उत्प्रेरक अभिक्रिया को नया पथ प्रदान करते हैं जिसकी सक्रियण ऊर्जा का मान पूर्व पथ की तुलना में कम होता है, अतः इस पथ में अधिक अणु सक्रिय होकर अधिक उत्पाद बना सकते हैं। मतलब अभिक्रिया अधिक वेग से होने लगती है। तो ये 3 कारक थे जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन कारक तो सांद्रता का प्रभाव था, जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर ताप का प्रभाव था, जिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, और उत्प्रेरक का प्रभाव आज खत्म हो गया, जिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। कुछ अभिक्रियाएं ऐसे होती है जो जिनको सूर्य का प्रकाश मिल जाए तो बड़ी तेजी से होने लगती है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तो होती नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण रात को बिल्कुल नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसको लिखने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई प्रकाश अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है
तो सभी अभिक्रियाओं के वेग को तो नहीं करता, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश से प्रभावित होती हैं। ठीक है, फिर आ जाता है अभिक्रिया का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल अभिकारक अणुओं को पीस दिया जाए, चूर्ण कर दिया जाए तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और अभिक्रिया में तीव्र वेग से वो अणु भाग लेते हैं। यही कारण है कि देखो कोई भी चीज़ है आप ऐसे ही पटक दो, घुलती नहीं है, लेकिन पीस कर पानी में घोलो तो घुल जाती है। तो इससे क्या मतलब आया, इसका ये मतलब आया पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़। हम टैबलेट को ऐसे निगल जाओ जल्दी काम नहीं करती, लेकिन उसे पीस कर उसकी फक्की लो जल्दी काम करती है। इसका मतलब क्या होता है, अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाने से। देखो एक अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया देखी होगी, उसमें हम देखते हैं निकिल, ऋण निकिल ले लेते हैं, चूर्णित निकिल लेते हैं, अभिक्रिया ज़्यादा तेजी से होती है क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। कुछ है अभिक्रिया के अभिकारक अणुओं की प्रकृति कि जिनके मध्य मान लो अभिकारक अणुओं के मध्य बंध 3 हो तो वो उनको टूटने में टाइम लगेगा, 2 हो तो कम टाइम लगेगा, सिंगल ही बंद हो तो और भी कम टाइम लगेगा। तो प्रकृति भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। ये पॉइंट आप सीधे बुक से लिख लें क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो है डिटेल स्टडी है वो 3 कारकों की है और 3 कारक है वो तो रद्दी हैं। आप पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आज हमने केमिकल काइनेटिक नाम का चैप्टर फुल स्टॉप कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अब नेक्स्ट चैप्टर में डिसाइड करके आप 2 चैप्टर आपके पूरे कर दिए मैंने इस लॉकडाउन के दौरान। फर्स्ट है सॉल्यूशन और सेकंड है केमिकल काइनेटिक्स। ओके।